जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। तो ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि पेपर का समय नज़दीक है। मैं उसको देखते हुए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सभी लोग कॉपी किताबें निकाल के बैठ जाओ और उसमें रिकॉल करते रहो, ठीक है? ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सुनना है सिर्फ, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखो आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। पूरी राम कहानी आपने पढ़ रखी है पूरे साल में, अभी आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। उस 1 महीने के समय को देखते हुए हम बात करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का बताना है अपने को, है ना? कौन कौन से होता है? पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और सेकेंड चार्ज हमारा रहेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज रहेगा पॉजिटिव। पहले तो ये क्लियर कर ले। अब नॉर्मली जो स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो मैं अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिखूं या प्रोटॉन का लिखूं, दोनों की चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहता है, ठीक है? लकी इधर देखना है। सबसे पहले वैल्यू लिखें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे आगे, अब प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव। मतलब प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है? यूनिट क्या हो गई? कूलम। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा चार्ज के बारे में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वैल्यू पूछे, वैसे तो बहुत ही कम पूछा जाता है बट याद रखना है कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 31। मास हमेशा स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम में, तो आपको केजी में लिखना है, ठीक है? अच्छा, प्रोटॉन के बारे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 27 केजी। आपको ये वैल्यू याद रखना है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, इनको इसमें ले आते हैं, इसको इसमें ले आते हैं, सारा कंबाइन करते हैं। तो आपको अलग अलग सेपरेट याद करना है, रट्टा मारना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये मास हो गए। किसका मास ज्यादा होता है अगर पूछे तो? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये हमारा चार्ज याद रखना है, यूनिट याद रखना है। इसके आगे आते हैं, अब बात करेंगे चार्ज की यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में। क्या यूनिट होती है चार्ज की? बताओ। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो डायरेक्ट आपको यूनिट याद रखनी कूलम, या तो मैं दूसरी अगर यूनिट बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। उसके लिए मैं फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। देखो चार्ज के 2 फॉर्मूले, एक याद रखना है Q इक्वल टू आई इंटू टी। यह फॉर्मूला आपने देख रखा है, कहां देखा था? करंट का फॉर्मूला जब देखा था। करंट का फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आओ स्पेस दे दो भाई, उधर जगह दे दो, उधर बैठ जाओ, उधर आगे, है ना, मोरेक्स के पीछे। हाँ, तो एक फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला बनेगा जिसको लिखते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब इसमें सिंबल का क्या किसका मतलब है वो भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर Q क्या है? Q हमारा है चार्ज, बताते रहना है। Q क्या है? चार्ज। I क्या होता है? करंट। I क्या है? करंट। और T सबको पता है टाइम है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे N। N क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से अगर मैं यूनिट बनाऊं तो यहां से यूनिट बन जाएगी कैसे? करंट की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो क्या लिखेंगे? एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एक हो गई हमारी एम्पियर इंटू सेकेंड। नीलेश मोबाइल चला रहा, क्या कर रहा? अच्छा, लिखना थोड़ी ना बेटा, अभी समझ लो, नोट्स है ना आपके पास। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एक हो गई कूलम। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, यूनिट आपको पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। क्या होगा डायमेंशन? तो चार्ज का डायमेंशन लिखना है तो हम लोग डायमेंशन लिखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? फंडामेंटल यूनिट्स की। किसकी यूनिट? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट तो ये हुई जो फंडामेंटल यूनिट से बना हो। तो करंट के लिए जो फंडामेंटल होता है वो क्या होता है? ए। डायमेंशन क्या होगा? ए। और टाइम का क्या होता है? टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? ए इंटू टी। अच्छा, हमारा जो चार्ज है वो क्या होता है? स्केलर की वेक्टर। भाई चार्ज तो हम ऐड करते हैं ना, 2 चार्ज आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर 10 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, टोटल कितने हो गए? 12। 2 और 10 कितने हो? 12।
तो ये हम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं, इसको सिंपल अलजेब्रा से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इससे ज्यादा चार्ज के बारे में नॉर्मली नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसके आगे। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ रह जाए तो याद दिला देना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाँ, जिंदा रहना है, सबको बोलते रहना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 3। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 3। सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। पहला ध्यान रखना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा सा एक ही मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो E का मल्टीपल होगा। मतलब किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो E होगा, या हो सकता है 2E हो, या 3E हो, या 4E हो, मतलब रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो कितना रहेगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर प्लस है मतलब प्रोटॉन का बता रहा, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इससे क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी में कितना रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, या वैल्यू ऑफ चार्ज बोलता है, ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो फंडामेंटल होता है वो होता है हमारा E। इसकी वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिख सकते हो, तो E की वैल्यू लिखी है भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज ये है, इससे छोटा चार्ज नहीं है। क्लियर है, जो आपने E/3 2E/3 सुने हैं ना, जिन्हें क्वार्क बोलते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग कितना मानते हैं, ये वाला E, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट कभी कभी पूछे गलती से, तो क्या लिखोगे, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। n क्या है, इंटीजर है, तो n को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ऐसा n हमारा एक कंप्लीट नंबर है, n की जगह 1.5 नहीं आ सकता, 2.5 नहीं आ सकता, 5.5 नहीं आ सकता, 7.5 नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो NE को ध्यान रखोगे, E हमारा ये है और n नंबर होगा उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो बहुत सुना होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब पता है सबको, क्या मतलब होता है, किसी को याद है? कंजर्वेशन का मतलब सीधा सा है, किसी बॉडी का चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में बताया जाता है, ऐसे बता सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसका स्टेटमेंट बनता है कि अगर किसी आइसोलेटेड बॉडी की बात करें, आइसोलेटेड मतलब जो अलग हो, हमसे दूर हो, उस बॉडी का जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें ना तो हम चेंज कर सकते, ना तो उसको चार्ज दे सकते हैं, ना तो ले सकते हैं। मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज, तो मैं लिख लेता हूं चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबको क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या आती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाम से समझ आ रहा है, एडिटिविटी मतलब ऐड करने की बात कर रहा है। अगर किसी बॉडी को मैंने 10 प्रोटॉन दे दिए और उसी बॉडी को मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। भाई जितने प्रोटॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। मतलब अगर हम बात करें किसी बॉडी की, तो टोटल चार्ज जो रहेगा वो सारे चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम रहेगा। जितने प्रोटॉन है उनको ऐड कर दो। मान ले प्रोटॉन मैंने दिया पहले Q1, एक प्रोटॉन और थे, 2 थे, 3 थे, मतलब ये प्रोटॉन है प्लस में दिखा रहा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस में दिखाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस में आएंगे, जितने प्रोटॉन होंगे वो प्लस में आएंगे। इतना ध्यान रखना है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बनाते कैसे हैं स्टेटमेंट, वो ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना अपने को, है ना। क्या लिखा, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। उस सिस्टम में जितने चार्ज प्रेजेंट है सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जो इलेक्ट्रॉन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या जो प्रोटॉन है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी का अगर नेट चार्ज 0 है,
क्या चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब इतना है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें प्रोटॉन है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना हो, पहला ध्यान रखना। हर एक बॉडी एटम से मिलके बनी है, और अगर एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जरूर होगा। समझ आया? तो ये चार्ज से हमारा क्वेश्चन बनता है। चार से ज्यादा स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, और सीबीएसई में पूछेगा तो इन्हीं को घुमा घुमा के गोल गोल पूछेगा। ठीक है, नया तो कुछ है नहीं। क्लियर है इतना? ये चार्ज से रिलेटेड था। अब आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर में अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है तो क्वेश्चन कैसे पूछ दे लेता है ऐसा, इज 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। बहुत ज्यादा मतलब अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ये पूछ लेगा कि किसी बॉडी में क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, और इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन अगर है तो पूछेगा कि ऐसा क्यों है। तो देखते हैं पॉसिबल है। ये क्या दिया है, क्या दिया है, ये कैसे पहचानेंगे? जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उसको पहले गिवन डेटा आप नोट करो। तो गिवन डेटा में यहाँ पर कूलम दिया है। कूलम मतलब ये क्या दिया है, चार्ज। तो Q की वैल्यू दे दी, कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब पूछा है चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो भाई पॉसिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं यहां से n निकालूं, Q से n आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई? Q इक्वल टू n ही होता है। n अगर निकालू, n अगर मेरा इंटीजर आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, अगर ऐसा आया मतलब हमारा ये चार्ज पॉसिबल है। अगर n हमारा फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं है। तो Q इक्वल टू n ही लगाओ। Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू n। E की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बोलो सही है भाई साहब? पावर माइनस से पाई ये कैंसिल हो गया। 1.6 से 8 कैंसिल करो, कितनी बार गया, 16 पचे 80, 5 आया। बोलो सही है? n तो 5 आया। अगर n 5 आया मतलब ये बॉडी का चार्ज पॉसिबल है। बोलो क्लियर है? समझ आया? ठीक है। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, जल्दी नहीं करना है, आपको यूनिट देखना है। यूनिट देखा, क्या लिखा है, कूलम। तो कूलम मतलब चार्ज गिवन है, n कैलकुलेट कर लो। n अगर कंप्लीट नंबर आया मतलब हमारा ये चार्ज पॉसिबल है। n अगर फ्रैक्शन में आता मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं था। बोलो क्लियर है? अच्छा, कभी ऐसा, ये जरूरी नहीं है कंप्लीट नंबर लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है लिखा होता 4.8 इंटू 10 की पावर -19। अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है इस नंबर से, 1.6 10 की पावर -19। पावर से पावर तो कैंसिल हो जाती है। 1.6 से इसको डिवाइड करते कितनी बार जाता, 16 दूनी 32, 16 तें 48, 3 बार। कितना जाता, 3 बार। मतलब n कितना आता, 3। और n अगर 3 आता तो ये भी पॉसिबल था। अब ये नहीं कि आप देखो 4.8 है, ये तो गलत है ना। ये चार्ज दिया है, n नहीं दिया है। n हमें निकालना रहता है। कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके आगे अब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपल करते हैं, सबको पता है। अगर सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। युवराज किधर है? अच्छा, वो खेलने गया है। और कौन गया? लकी, आपका मैच था ना? बधाई हो आपको, शाबाश शाबाश बेटा। हाँ जी, तो अब आते हैं, बात करेंगे फोर्स की। कौन सा फोर्स है? कूलम्स। कूलम्स लॉ बोल देते हैं इसे। यस सर, क्या बात है, मोरेक्स आज खूब बोल रहा है। कूलम्स लॉ इन, बेटा मोबाइल नहीं दूंगा तेरा मैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसका लॉ बताना है? कूलम्स लॉ। क्या बताया था इन्होंने? अगर दो चार्ज यूनिवर्स में कहीं भी रखे हों, कितनी भी डिस्टेंस पे रखे हों, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। ठीक है, तो मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू क्या है? Q1। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है? Q2। दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। कितने डिस्टेंस पे रख दिया? r। हमें नहीं पता है कि दोनों चार्ज सिमिलर है कि नहीं है। हो सकता है सेम लाइक चार्ज हो सकता है अनलाइक चार्ज हो। लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक का मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेचर है। ठीक है, नेचर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इन दोनों के फोर्स, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा, मैग्नीट्यूड कितना है, उससे मतलब है। कितना फोर्स लगेगा सबको पता है। तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2
इज डिपेंड्स ऑन, क्या करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे वो देखें, डिपेंड्स ऑन। पहला जो पॉइंट है, फोर्स डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, प्रोडक्ट कम फोर्स कम। बोलो समझ आ गया? एक बात बताओ, एक चार्ज ले लिया मैंने 5, एक ले लिया 2, ये चार्ज ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट देखा कितना आ गया 10, ठीक है। एक ले लिया मैंने यहाँ पे 4 और दूसरा भी ले लिया 4, अब कितना आ गया 16, बराबर है। तो प्रोडक्ट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, ये ना सोचना कि एक चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, ना, प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। दूसरा जो है वो है F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोल देते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये ध्यान रखने के लिए है ना, अलग से नहीं पूछता है, इसको इनवर्स लगा हुआ है। इससे न्यूमेरिकल कभी पूछना होगा 2 नंबर में चिपका देगा न्यूमेरिकल, डायरेक्ट डिस्टेंस बोलेगा आधी कर दी, फोर्स कितना हो जाएगा। अगर डिस्टेंस आधी करेगा, आधी मतलब r/2, तो r/2 का स्क्वायर कितना होगा, r²/4, वो 4 ऊपर जाएगा। भाई अगर मान लो ऐसा फॉर्मूला है हमारा, उसने बोला डिस्टेंस आधी कर दी, आधी मतलब मैंने लिखा 1/r को r/2 कर दिया, तो r/2 करा तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता r²/4, ये फाइनली 4 हमारा ऊपर चला जाता, तो 4/r² हो जाता ना, तो हमारा फोर्स कितने टाइम हो जाता, 4 टाइम्स हो जाता। डिस्टेंस जितनी कम करोगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। क्लियर है? दोनों को कंबाइन कर दो, यही दो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, तो कंबाइन द एबव। जैसे कंबाइन करेंगे फोर्स आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया K, क्या आया K, और फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट नॉर्मली इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछता है, और इसका स्टेटमेंट वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, बट अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला है, इसका काम पड़ता रहेगा। अब K क्या है, K हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, किस पे डिपेंड करेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर मान लो दो चार्ज के बीच में एयर होता, ये चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, मैं इधर भी देखता रहूं, भाई लोग भी देख रहे हैं सब, तो ये चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये है, दोनों चार्ज के बीच में अगर एयर फिल है या वैक्यूम है, एयर हो या वैक्यूम यानी कि कुछ भी ना हो, उस समय अगर बात करें तो ये लिख लेते हैं फॉर एयर, कौन गिरा भाई, या वैक्यूम, इसकी बात करते तो जो K है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन 0 जो है ना, ये एयर की परमिटिविटी होती है, एयर कितने चार्ज कितना फोर्स परमिट करेगा, कितना फोर्स लगाने की परमिट करेगा, उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। तो K की वैल्यू आपको ध्यान रखना है 1/4πε0। वैसे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85, मैं लिख दूंगा अभी, है ना। इसकी वैल्यूज देखें, ये पूरी वैल्यू जो आती कितनी आती, 9 × 10⁹, क्या आती है 9 × 10⁹, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये कैसे यूनिट आएगी वो यहां से आप निकाल सकते हो, इसको छोड़ो, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो F × r² अपॉन में Q1 Q2, F की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, वही लिखा है मैंने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू आ गई। मतलब फोर्स अगर कभी आपसे पूछे तो नॉर्मली हम एयर पे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा K, यानी कि 1/4πε0, और ये लिख दिया Q1 Q2/r²। ये ध्यान रखना, इसको लंका में नहीं लिख देना, पास में ही लिखते हैं ना। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है जो हम 99.99% केसेस में यूज करते हैं। अब अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाए, फॉर मीडियम, मीडियम मतलब मान लो दोनों चार्ज के बीच में मैंने किसी बंदे को बिठा दिया, या दोनों चार्ज के बीच में किसी ब्लॉक को रख दिया, वुडन ब्लॉक रख दिया, लकड़ी का ब्लॉक रख दिया, वाटर रख दिया, पैक बना के अल्कोहल रख दिया, कुछ भी करो, दो चार्ज के बीच में अगर ऐसा होगा तो फोर्स कॉमन सी बात है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कांस्टेंट जो K था ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, और एप्सिलॉन R भी आएगा। एप्सिलॉन R वो है जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो ना, वो भी तो परमिट करेगा, तो वो जो परमिट मतलब वो जो रोकता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन R, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
अब इसको उठा के इसी फॉर्मूले में रख दो, तो फोर्स इन मीडियम क्या आया हमारा 1/4 पाई एप्साइलन 0 एप्साइलन r, और बाकी पूरा सेम है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका बहुत कम यूज होता है, बट अपने को ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है अपने को जो ये मैं बता रहा हूं भाई। एप्साइलन r को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बच रहा है वो फोर्स इन एयर है, ध्यान से देखो, बोलो है कि नहीं है ना। तो आपको ये फॉर्मूला फोकस करना है कि जब आपसे बोले कि दो चार्ज के बीच में मैंने मीडियम रख दिया जिसकी वैल्यू है 10, तो फोर्स कितना बचेगा, तो F/10। अगर मीडियम की वैल्यू है 20 तो फोर्स कितना बचेगा, F/20, यानी कि पहले वाले फोर्स का को 20 से डिवाइड कर दो। क्लियर है। अब बोलेगा दोनों चार्ज के बीच में मैंने मीडियम रखा, वाटर रख दिया, अब फोर्स कितना बचेगा, तो वाटर के लिए जो परमिटिविटी है ना ये एप्सिलॉन r, वो होता है 80। कितना होता है 80, तो फोर्स कितना हो जाएगा पहले वाले का 1/80। क्लियर है। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूले में फोकस करना है। क्लियर। अच्छा, अपने पास कुछ वैल्यूज रह गई थी, जैसे इंपॉर्टेंट है, एक आता है एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, फ्री स्पेस या एयर। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 8.85 10 की पावर -12। अबे बोलना भी है यार, 10 की पावर -12। यूनिट कौन बोल रहा है इसकी, यूनिट सही साइड बताना, यूनिट क्या आएगी इसकी, अगर यूनिट निकालने तो ये जो ऊपर यूनिट आती है ना, इसी को रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला अगर एप्सिलॉन 0 का निकालते तो क्या आता, पहले कूलम का रखें, कूलम मतलब चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था 80, तो ये 80 का स्क्वायर हो जाता, डिवाइड लगाओ। न्यूटन का निकालते, न्यूटन का क्या आता, MLT-2, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है, और मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, L, स्क्वायर था स्क्वायर लगा लेते। इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, m की पावर कितना हुआ -1, m तो एक ही है ना, ऊपर गया -1 हो गया, l की पावर 2 और l की पावर 1 कितना हो गया, l की पावर 3, और ये l की पावर 3 प्लस का ऊपर जाता तो l की पावर क्या आता -3। अच्छा, अब t का नंबर आया, t की पावर -2 है, ये t की पावर -2 ऊपर जाता t की पावर +2 हो जाता, और t की पावर 2 ऑलरेडी है तो t की पावर कितना हो गया 4। अब बचा a की पावर कितना है 2, तो a की पावर 2, तो ये आपको ध्यान रखना है -1342। कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ कैसे हो सकता है, ये न्यूटन था और ये मीटर था, सब सही साठ है। ठीक है, याद रखोगे, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, बाकी सही है भाई। अपन इसमें फिजिक्स वाले हैं ना, अपन तो अपन उस पर फोकस करेंगे जो सही है, एक बार चेक कर लेना है ना, क्रॉस वेरीफाई, याद करने में विश्वास कम करते हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई समस्या, गौरव रेगुलर रहना अब, ठीक है, आगे आ जाए। तो ये हो गया हमारा। अब लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी। लिमिटेशन 2 ही 3 है, वैसे है तो 3, बट अपने को याद रखना है कम से कम 2। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए, मतलब अगर चार्ज मोशन पे होगा तो हमारा कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। तो ये याद रहेगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है मतलब चार्ज स्टैटिक में ही रहेगा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट में रहना, तो रेस्ट में ही रहेगा। दूसरे पे आ जाते हैं, तो ये तो पहला स्टैटिक वाला हो गया, दूसरे पे आ जाए तो क्या होगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, डॉट जैसा चार्ज, ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं कि पॉइंट चार्ज ऐसा ही होगा ना, पॉइंट चार्ज का मतलब मैं मतलब बता रहा हूं भाई, ऐसा भी हुआ तो भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। कब, जब साइज ऑफ द बॉडी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज से कम हो जाए। भाई मान लो अभी इसको देख रहे हो, कैसा दिख रहा है आपको, लड्डू जैसा दिख रहा है, अलग तरीके का। अब अगर इसको मैं बोलूं कि यहां से जाओ राम मंदिर से देखो जाके, अपना वाला राम मंदिर, वहां से देखते हो कैसा दिखता, डॉट जैसा दिखता। भाई बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी रहती है, उसको दूर से देखते हो तो पॉइंट जैसा दिखता है। तो होता क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो जाती है तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये दूसरा हो गया। तीसरा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर से
कम नहीं हो, मतलब ये है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज must be greater than 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10 की पावर -15 मीटर। दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो गई तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, वहां कौन लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, है ना। तो आपको ये 3 ध्यान रखने हैं लिमिटेशंस। क्लियर है? ध्यान रखना है, एक नंबर में कोई भी चिपका देगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके आगे एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लेते हैं ना। कुछ चीजें हैं जो इसी एक नंबर में पूछी जाती हैं, यूनिट वगैरह भी आती है ना। डाई इलेक्ट्रिक है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था एप्सिलॉन आर आया था, उसी एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं, छोटा वाला के जैसा रहता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। जिसका अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका अभी आया था भाई साहब, ये देखो यहाँ फोर्स लिखा था ना अपन ने मीडियम वाला, ये देखो इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो ये अगर देखें तो क्या आता? एयर अपॉन मीडियम आता कि नहीं आता? क्या लिखते हैं? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, बोलो यही आता। अब एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स ए बी है, फोर्स ए बी, तो यूनिट क्या हुई? यूनिटलेस। क्या हुई? यूनिटलेस। मतलब कि ना तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट होती है, ना तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही है ना, नाम अलग अलग है दो, ठीक है। तो यूनिटलेस रहता है। एक और फॉर्मूला आता है इसका एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है एयर की, एक होती है मीडियम की। तो एयर की परमिटिविटी की वैल्यू तो पता है अपने को, कितनी लिखी थी? 8.85 10 की पावर -12। अरे बोलो यार भाई, क्या शर्मा रहे हो? -12। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। तो जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं एयर की, किसकी? फॉर एयर। अगर एयर की बात करूंगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा? 1। पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, तो एयर के लिए कितना होता है? 1। देखो अगर एयर के लिए 1 होता है तो ये तो 1 हो गया, तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर तो बराबर आता। यहां देखो इस फॉर्मूले में हमने क्या करा था, ये लिखा था यहाँ एप्सिलॉन आर होता है, था यहाँ पर, है ना, लेकिन एयर की बात हो रही थी इसलिए 1 था। जैसे मीडियम आया तो एप्सिलॉन आर आ गया। क्लियर है? चलो, ये तो एप्सिलॉन आर की बात हो रही थी एयर के लिए। अब आएंगे दूसरे नंबर पे, तो मैं जैसे बात कर लेता हूं फॉर वाटर। वाटर का कितना बताया था? वाटर का कितना बताया था? 80। कितना था? 80। इसके बाद अगर बात करें फॉर कंडक्टर, या मेटल लिख सकते हैं, फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का के कितना होता है? पूछा गया क्वेश्चन है, कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट रहेगा, वाटर का 80 रहेगा, और एयर का क्या रहेगा? 1। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, बट ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके आगे अगर हम आए तो एक स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है, मान लो कभी ऐसा हो कि 2 से ज़्यादा चार्ज रख दिए जाए। कितने? 2 से ज़्यादा चार्ज रखे, फिर बोले अब बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो इसे हम बोल देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर चार्जेस। चार्जेस के लिए ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं, वेव के लिए अलग आता है, चार्ज के लिए अलग आता है। तो मान लो कभी 2 से ज्यादा चार्ज हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो 3 चार्ज रख दिए, 1, ये 2 और ये 3, ऐसे। ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे 2 3 4 5 कितने भी रखे जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 ही हो, ज्यादा भी रखते हैं। नॉर्मली न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें 3 या 4 से क्वेश्चन आता है ना, ट्रायंगल बना होगा या रेक्टेंगल या स्क्वायर बना होगा, है ना,
तो अब ये 3 चार्ज रख दिए, इनकी बीच की डिस्टेंस ले ली r12, इनकी बीच की डिस्टेंस ले ली r23, इनके बीच की डिस्टेंस ले ली r13। क्लियर है? अब आपसे किसी एक चार्ज में पूछेगा फोर्स कितना लग रहा, बताओ Q1 पे फोर्स कितना लग रहा। तो भाई Q1 वाले पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो Q2 लगाएगा और एक Q3 लगाएगा, और कोई है क्या? नहीं। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1 इज, तो मान लिया फोर्स जो चार्ज Q1 पे लग रहा है वो F लग रहा। डायरेक्शन का भी खेल है, यहाँ माइनस वेक्टर लगा रखा है ना, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन की बात करेंगे। भाई अगर दोनों चार्ज सेम होते, लाइक चार्ज होते तो रिपल करते, और अनलाइक होते तो अट्रैक्ट करते, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो कितना भाई इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो ये लिख दिया फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, प्लस 1 और 3 के बीच भी लगता है, फोर्स बिटवीन 1 एंड 3, बस खत्म हो गया। अगर 2 से n ये 3 से ज्यादा चार्ज होते तो फॉर n चार्ज, अगर n चार्ज होते, n मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है ना, तो फॉर अगर n चार्ज की बात करता तब फॉर्मूला क्या हो जाता, F इक्वल टू फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, फोर्स बिटवीन 2 और 3, 1 पे लगा ही रहे ना, 1 एंड 3 आएगा है ना, 1 और 2 हो गया, 1 पे लगा रहे थे तो 1 3, फिर 1 4, ऐसे करके चलता रहता, लास्ट में लिख देते फोर्स बिटवीन 1 एंड n। बोलो क्लियर है? स्टेटमेंट क्या बन रहा है इसका, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। भाई नंबर ऑफ चार्ज रखे, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, व्हेन द नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर देन नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट चार्ज बाय द अदर चार्ज। उस चार्ज में फोर्स दूसरे जो लगाएंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत रेयरली पूछते हैं, बट स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपको, है ना, स्टेटमेंट। और न्यूमेरिकल के बिहाफ में कभी कभी आता है, स्टेट बोर्ड में ना के बराबर आता है, सीबीएसई में इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब सबको पता है, फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया। फील्ड का क्या मतलब होता है, नींद आने लग गई एक, बेटा तुम दिशा इधर बैठो ना, दिखाई नहीं दे रहे हो मेरे को, थोड़ा इधर आओ, अरे लाइट पे आओ, थोड़ा दिखाई तो दो, है ना। देखो दीपक व्यास जी क्या क्या बोल रहे हैं वैसे, अरे यार थक गए, भविष्य आगे आ जाओ, थोड़ा इधर बैठ जाओ, मोरेक्स के पास बैठ जाओ भाई, ठीक है, मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फील्ड क्या होता है, एरिया। फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया। हमारे कितने बीघे खेती है, 100 बीघा, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं फील्ड, है ना, एरिया। हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब चार्ज का जो एरिया हुआ, कितने बीघे, चार्ज का बीघा कौन बोला है, हाँ ओनली मोरेक्स। तो चार्ज का कितना बीघा हुआ, चार्ज का कितना एरिया हुआ, जहां तक ये चार्ज अपना अफेक्ट रखेगा, जहां तक ये अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ किसी भी चार्ज के आसपास का उतना एरिया जहां तक ये फोर्स अप्लाई करे किसी दूसरे चार्ज पर। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज क्या है, क्यू है। अब ये क्यू चार्ज जो है इतने एरिया पे, ये एक हाइपोथेटिकल एरिया बना देता हूं मैं ना, इतने एरिया पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पूरे एरिया पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस, सभी तरफ आर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्टेटमेंट देखें तो कैसे बनाएंगे, भाई एक चार्ज में मान लो इधर से लेके आया, जैसे ही उस चार्ज को यहाँ पे लेके आया, कहाँ पे लाया, इसकी फील्ड में, तो ये जो चार्ज है इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज बाय, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज बाय सोर्स चार्ज। या हम इसको लिख लेते हैं द एरिया, क्या लिखते हैं, द एरिया अराउंड अ चार्ज, द एरिया अराउंड अ चार्ज एट विच इट कैन exert फोर्स। ठीक, क्या करे, दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज किस पे फोर्स लगाएगा,
तो फोर्स किस में लगाएगा, छोटे वाले चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगी, यूनिट पूछी गई है ना, चार्ज इसकी यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट ये हो गई। एक फॉर्मूला और आपको देखने को मिलेगा ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहां से अगर देखते हैं तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो यूनिट। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कैसे पता डायरेक्शन है, तो अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगी, निकलेगी, कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो किधर जाती, इनसाइड, अंदर की तरफ। क्लियर है। तो डायरेक्शन भी यहां लिख लो, इसकी डायरेक्शन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पूछे जाते हैं दोनों, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बता रहा है इसका, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा। पहले न्यूटन का लिखे, न्यूटन का क्या होता है, ml t माइनस टू डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है, at। क्या बनेगा फॉर्मूला, ml t माइनस थ्री a माइनस वन। समझ आ गया। तो ये बेसिक से टर्म्स है, आपको ध्यान रखना है ना, आराम से नंबर आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 95 के ऊपर जाने की कोशिश में है हम, जो इस बोर्ड में बताया जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो मैं बताऊंगा वही आएगा, जैसे कि मैं अभी दो तीन चीज़ें बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, गॉस थ्योरम आएगी, मतलब आएगी स्ट्रेट बोर्ड में 100%। कितने परसेंट, अच्छा पेपर आउट हो जाए तो बाद में मेरा नाम नहीं लेना है ना, टैग कर देना, और आएगी मतलब आएगी। पहला क्वेश्चन ये गॉस थ्योरम बता दिया, दूसरा और बता देता हूँ, सीबीएसई वालों क्या क्या आएगा पता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। दो बता रहा हूँ, एक आएगा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम, स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, जो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय आर, या तो एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लेन सरफेस का जो इनफाइनिटली चार्ज रहती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। दो आ जाए तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये दो में से एक आएगा, ठीक है। अपना वीडियो तो साल भर पड़ा ही रहेगा ना, एंड में देख लेंगे अपन। ये हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो गया। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज से पूछे, एक चार्ज से पूछे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या आता, मान लो आपको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं और इस इलेक्ट्रॉन को बोला यहां रख दिया, बोला इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको बताना रहेगा कितना आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक चार्ज रखा हुआ है, लकी जरा कैमरा देखो, चल रहा भैया कि नहीं, बराबर चल रहा है, हाँ पता लगेगी, चल ही नहीं रहा है ना, बराबर चला, चलो तुम लोग का आधा मन तो उधर ही लगा होगा। तो पॉइंट चार्ज मतलब मैंने एक चार्ज यहाँ पे ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। अब इससे मुझे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है, पॉइंट पी पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ऐसे, ठीक है। अब आर डिस्टेंस पे सॉल्व करना था, क्लियर। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लिया मैंने, सपोज करा यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ये हमने सपोज करा है, तो यहाँ लिख लेते हैं सपोज अ चार्ज, पहले लैंग्वेज लिख रहे हैं तो पूरी लिखे, नहीं तो ना लिखे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना था, तो हमने लिया एक चार्ज का, लेट अस कंसीडर, इतना कुछ है नहीं इसमें, है ना, ध्यान रखना है, लेट अस कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q एंड वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो भी समझते जाओ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने मान लिया चार्ज यहां रखा है, तो ये लिखा सपोज अ चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस
एट पॉइंट लिख लो, ज्यादा बेटर है, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। इसको नाम दे दो, चार्ज का नाम भी दे देते हैं अपन Q0, ठीक है। अब जैसे P पे रखा तो दो चार्ज आ गए, R डिस्टेंस पे, तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई, इसको चाहे तो K लिख लो, है ना, एक ही बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही आएगा। एक काम करो, Q0 को यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये आ गया F/Q0 इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, यही आएगा। F/Q को क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें डेरिवेशन तो कभी नहीं पूछता, ना पूछेगा, है ना, फॉर्मूला याद रखना है। एक वेरिएशन इसका देख लो, अगर एक बात बताओ, मैं अगर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों कैसे हुए, इनवर्सली हैं। तो मैंने E और R के बीच में यहाँ पर ग्राफ बना दिया। कैसे, E और R के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली, क्योंकि 1/R स्क्वायर है ना, क्लियर है। तो ये आ गया 1/R का मतलब R और E के बीच में ग्राफ, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा पूछ सकता है कि E वर्सेस 1/R स्क्वायर बनाओ, तो अगर 1/R स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा। भाई E और 1/R स्क्वायर में रिलेशन तो ऐसा हुआ ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये दोनों कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो जब E और 1/R स्क्वायर का ग्राफ पूछेगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बोलो किसी को कोई समस्या, क्लियर है, इतना कर लोगे, ठीक है। आगे आ जाए, क्या टाइम हो गया, चलिए स्टार्ट करें, उसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस पे आते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले हम बात करेंगे डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ना, ठीक है। एक मिनट देख लो, हाँ सब सही साठ है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें, डायपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल। कितने पोल, दो पोल। यहां पर जब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे मतलब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज के दो पोल हो और दोनों इक्वल और अपोजिट हो। एक मान लेते हैं प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, हो सकता है यहाँ पे +10 हो या -10 हो, तब भी वो डायपोल ही है। डायपोल का मतलब सिर्फ इतना सा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड। अच्छा, इन दोनों को ना मिनिमम जितना रख सकते हो उतना बेटर है, जितना पास रखोगे ना उतना अच्छा डायपोल होगा। तो आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। डेफिनेशन में डायपोल की बोली जाए ना तो डायपोल की देनी है, यानी कि पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और आप डेफिनेशन दे रहे हो इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हो। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला चार्ज ले लिया है +Q और दूसरा ले लिया है -Q, दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मैंने 2L ले ली है ना। A भी ले लेते हैं कुछ लोग, L की जगह स्मॉल a भी लिया जाता है। अब इसी से एक और टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उम्मीद करता हूं कि दो में से कोई एक चीज पूछी जाएगी आपके यहाँ, और जो ज्यादा पूछा जाता है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट का मतलब क्या रहेगा, तो इसे बोलेंगे हम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी स्केलर होता है चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल। इसे ऐसे ही बोल देते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। भाई चार्ज कोई भी ले सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड लेंथ ऑफ डायपोल, एंड लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल की लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है,
क्या यूनिट होती है क्षितिज चार्ज की? कूलम। तो चार्ज की यूनिट क्या लिख दी हमने? कूलम लिख दी। अच्छा, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डायरेक्ट यूनिट क्या आ गई? कूलम इंटू मीटर। या हम डायरेक्ट एक और यूनिट यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डेबाय। क्या यूज करते हैं? डेबाय। ठीक है, तो ये दो यूनिट है, आपको यूनिट का ध्यान रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से माइनस होती है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस। तो इट्स डायरेक्शन मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, है ना, इट्स डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आइडियल डायपोल के लिए लेंथ कितना रहेगा ये। ठीक है, ये बोलेगा व्हाट इज द साइज ऑफ आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल का साइज क्या होगा? तो यहां पर ध्यान से लिखा, ध्यान से देखो, लिखा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम जितना पास में रखे जा सके। तो कितना पास रखे जा सकते हैं? जितना पास होंगे उतना अच्छा डायपोल होगा। तो मान सकते हैं बिल्कुल पास, एक ही जगह रख दो। मतलब इसका साइज अगर पूछे तो साइज क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज। क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज। ये आइडियल डायपोल का साइज है। भाई दोनों के बीच की लेंथ क्या कर दो? जीरो कर दो, तो आइडियल हो जाएगा। भाई जितना कम रख सको तो जीरो है सबसे कम। तो इस साइज अगर पूछे तो पॉइंट साइज, और लेंथ पूछे कितना हो सकता है तो इसका लेंथ कितना होगा? जीरो। क्लियर है? इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट यही चीजें पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किससे? डायपोल से। इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो तरीके हैं। एक होता है डायपोल के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, एक होता है डायपोल के परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे सॉल्व करना। तो यहां पर हम सबसे पहले वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कनिष्का देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा पूरा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, स्क्रीन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन। अब पहली जो कंडीशन है वो है एक्सियल की। पहली क्या है? एक्सियल की। तो पहला है इन एक्सियल पोजीशन। इसका एक और नाम रहता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, एक्सियल भी आया हुआ है, इक्वेटोरियल भी आया हुआ है। तो रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं, बट अगर देखो डेरिवेशन तो आते ही आते हैं, तो रिपीट होते भी हैं, कभी कभी दूसरे टॉपिक रिपीट होते हैं, लेकिन डेरिवेशन 3-3 नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 नंबर का होगा तो एक 3 नंबर का डेरिवेशन दे देगा, 2 नंबर का कॉन्सेप्चुअल दे देगा या न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो पहला एक्सियल पोजीशन, या इसी का नाम रहता है एंड ऑन पोजीशन। क्या है? एंड ऑन पोजीशन। सिर्फ इसको समझना है कि करना कैसे है, बाकी आप लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाना इजीली रहेगा अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है तो। देखो सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे चार्ज बना लिया, एक चार्ज यहाँ बना लेता हूँ, एक चार्ज यहाँ रख लेता हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। लेंथ कितना हो गया? 12। ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। नाम देना चाहो तो इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। AB is an electric dipole of length 12 and we have to find electric field। कहां पे बताना है? एक्सिस में। एक्सिस में मतलब आप इधर साइड चले जाओ या तो आप इधर साइड चले जाओ, आप किधर भी फाइंड कर सकते हो। मैं राइट साइड फाइंड कर रहा हूं, सपोज दैट एट पॉइंट P, मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, कितना डिस्टेंस? तो मिड पॉइंट से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं R। कितना डिस्टेंस? R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब R डिस्टेंस से फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करें? तरीका समझो। हमें एक फॉर्मूला पता है कि एक सिंगल चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। के क्यू जो भी होगा, जो भी चार्ज होगा, और डिस्टेंस जितनी भी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रख देना है। पहले इस वाले चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा, फिर इस वाले चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको हमने वेक्टर सम कर दिया, उनको हमने ऐड कर दिया वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लिया। मतलब मेथड सिंपल सा ये है कि पहले मैं इस वाले चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये लैंग्वेज में लिखना रहता है ना, लैंग्वेज आप लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं वो समझो।
सबसे पहले मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2l। इसके आगे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, वो मैंने ले लिया E1। फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने लिख दिया अभी B P का स्क्वायर बराबर। अब वैल्यूज पुट करो, तो K को K लिखा, Q को Q लिखा, और ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, तो ये टोटल R है, और यहां से यहां तक ये L है, तो ये कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा कि नहीं बचेगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दो बाहर की तरफ। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना पड़ेगा। अब माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो उसी पॉइंट पे P पे, तो फॉर्मूला क्या होता, K Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से कहां तक, P से A तक का, तो ये लिखा PA का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, K Q को K Q लिखा। अच्छा, माइनस मैंने यहाँ माइनस प्लस यूज नहीं करा है, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन यूज करा है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो R, और ये कितना है L, तो इसको क्या लिखेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है, E1 और E2 आ गया। अब रिजल्टेंट की बात, इसकी डायरेक्शन मेंशन कर दो, यहां लिख दो टुवर्ड्स B टू P, B से P की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या है, P से A की तरफ, तो ये लिख लो टुवर्ड्स P टू A। बोलो, डायरेक्शन ही मेंशन कर दी, क्लियर है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या आएगा, तो लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं लिख देता हूं E वेक्टर, वेक्टर के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं, तो क्या लिखोगे, E1 प्लस E2, ठीक है। या तो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिखता, E को मैं लिखता E इक्वल टू, और ये लिखता E1 माइनस E2। भाई देखो, दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो E1 माइनस E2 इसलिए लिख रहे हो कि E1 की वैल्यू ज्यादा है और E2 की वैल्यू कम है। E1 ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो आप चाहे ये लाइन लिखो चाहे ये लाइन लिखो। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट वाला कर लेते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि, तो मैंने लिखा E इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या थी, K Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या है, K Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, क्या करें, K Q कॉमन कर लेते हैं, K Q मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, a प्लस बी, एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना सबको आता है भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे, के क्यू को के क्यू लिखा, ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाओ, क्यों, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हमने डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में देखा, लिखा a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर था, पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। क्या वो स्थिति, वेरी गुड। तो ये लिखा मैंने के क्यू ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ऑफ 2rl, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर और प्लस ऑफ 2rl, प्लस ऑफ 2rl, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन क्या हो गया, अपोजिट, और डिनोमिनेटर में जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस का था, माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का था, माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास, k इंटू क्यू इंटू 2rl, और 2rl कितना हो गया, 4rl,
2 बार हो गया, और यहाँ पे कैसा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फाइंड कर रहे थे, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है उसे लाना पड़ेगा। तो क्या करें, के को अलग कर दें। भाई डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है Q इंटू 2L। तो मैंने Q इंटू 2L को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया, Q को अलग कर दिया, L को अलग कर दिया, इसका 2 निकाल दिया, तो यहाँ 2 बचा और ये R बचा, तो मैंने 2R को अलग लिख दिया, बाकी सब वैसा का वैसा लिखा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कैसा लिखा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आया रिजल्ट। के को के लिखा, 2 को 2 लिख दो पहले, इस पूरे को क्या बोलेंगे, पी, डायपोल मोमेंट क्या होता है पी, और आर को आर लिखा, और डिनोमिनेटर में जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दिया, एंड दैट इज द रिजल्ट। ये क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है के 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक कंडीशन आती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डायपोल होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही कम। डायपोल का लेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 2 मीटर दूर फाइंड करनी है, कितने मीटर, 2 मीटर, तो डायपोल से 2 मीटर दूर बताना है, तो डायपोल तो ऑलरेडी बहुत कम है, फिलहाल यहां पर तो एल ले रहे हैं ना। तो एक कंडीशन आती है, अगर ऐसा हो, इफ आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा है तब क्या होगा। तो इफ आर इज ग्रेटर देन एल, तो भाई ये जो एल है बहुत कम हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो और वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर उसको आर स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फाइनली ये वाला टर्म्स क्या हो गया, बहुत ही कम। तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो देन हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू के इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ एल स्क्वायर को 0 कर दिया, ये जो एल स्क्वायर लिखा है ना इसको क्या कर दिया 0, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, कितना हुआ, आर की पावर 4। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हमारा आ जाएगा के इंटू 2p अपॉन में आर की पावर 3। बोलो क्लियर हुआ ये। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछा जाता है डायग्राम में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा था, E2 कम था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाएगा ना, जो ज्यादा है उधर तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर जा रहा। अच्छा दूसरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, इधर। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा, 0। क्यों बन रहा, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक नंबर का अलग से पूछा जाता है, द एंगल बिटवीन, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट पूछ एक नंबर के लिए है, द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज 0 डिग्री। कितना एंगल बना, 0। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इतने डेरिवेशन में कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अब आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा सेकंड, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल पे, यानी कि परपेंडिकुलर पे। तो नेक्स्ट हमारा है इन इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब हुआ, इसका एक और नाम रहता है, क्या रहता है, ब्रॉड साइड पोजीशन। क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन। अब क्या करना है, अब डायपोल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, लेकिन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, तो वो चाहे आप नीचे फाइंड कर लो चाहे ऊपर फाइंड कर लो। मैं यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू चार्ज, ये ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया मिड पॉइंट, लेंथ हो गया 2L। बिल्कुल पहले जैसा प्रोसीजर लेना है लैंग्वेज लिखते समय। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2L। इसके आगे वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P। ये पॉइंट क्या है, P, ऐसे, ठीक है। अब मेथड क्या बोलता है, जैसा पहले मेथड था वही यहाँ मेथड है। पहले प्लस क्यू वाले से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, फिर माइनस क्यू से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, और जो आए उसे ऐड कर दो।
ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस क्यू यानी इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं बी पॉइंट। तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हमें क्या करना है, इसको मिलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ ऐसे, इसको मिलाना पड़ेगा तो इसको मिला दो, थोड़ा सा चेंज इधर भी करना पड़ेगा ऐसे, ये पॉइंट बी था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा प्लस वाले से बाहर की तरफ जाएगा, प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ। तो कितना आ गया, प्लस का E1, प्लस का E1। अच्छा, माइनस वाले से फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, E2, अंदर की तरफ। बोलो क्लियर। अब हमें E1 और E2 सॉल्व करना है। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब एपी का डिस्टेंस, एपी आएगा ना डिस्टेंस, आर स्क्वायर। अब एपी कितना होगा वो सॉल्व करना है। तो एक काम करो, साइड में सॉल्व करो इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में अगर सॉल्व करें एओपी में, मैं पीजीटी लगाऊं तो क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा एपी स्क्वायर की वैल्यू। मतलब एपी स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख सकता हूं के क्यू अपॉन, एपी की जगह कितना लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा, माइनस क्यू से अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो भी यही आता, के क्यू अपॉन, अब ये डिस्टेंस आती, तो हाइपोटेनस ये हो या ये हो, दोनों तो बराबर ही आएगा, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लो पहली इक्वेशन, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। ध्यान से देखो, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, इक्वल। तो E1 और E2 दोनों बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर। मैग्नीट्यूड बराबर हुआ है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ आ रहा है। कितना एंगल बना रहा, मान लेते हैं यहां से एंगल कितना है, थीटा, ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। मिड पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे, एंगल सेम रहेगा। अच्छा, तो अब इसको मैं ऐसे करके बना लेता हूं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल होगा कि नहीं होगा भाई, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेंट तो आगे की तरफ ही जाएगा। रिजल्टेंट आगे जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर प्लेस हो तो उनके बीच में रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहां लिख लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स E1 and E2 are placed at an angle 2 theta, then रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जब फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आया। तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू, इसका नाम चाहे E1 दे दो या कुछ भी नाम दे दो, ये रिजल्टेंट है मैंने R दे दिया, या इक्वेटोरियल है तो EQ लिख सकते हो। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखो भाई, एंगल कितना है 2 थीटा ना, E1 और E2 के बीच में, E1 और E2 के बीच कितना एंगल है 2 थीटा, तो मैंने 2 थीटा लिख दिया। सिर्फ E1 और E2 की वैल्यू रखनी है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो चाहे इसकी वैल्यू रखो चाहे इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू अंडर रूट, E1 को मैंने E मान लिया और E2 को भी मैंने E ले लिया, कोई दिक्कत, दोनों बराबर है तो दोनों को मैंने बराबर ले लिया E के बराबर, ठीक है, दोनों बराबर है तो मैंने E नाम दे दिया, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। प्लस 2ab, A की जगह E1 था और B की जगह E2 था, दोनों को बराबर ले लिया, और cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया cos 2 थीटा। सॉल्व कर ले, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 2e स्क्वायर और प्लस ये भी हो गया 2e स्क्वायर और cos 2 थीटा। कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, 2e स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस ये कॉमन हो गया, क्या बचेगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2e स्क्वायर को 2e स्क्वायर लेगा 1 प्लस, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना जिससे 1 कैंसिल हो, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला। तो ये 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना आ गया अंडर रूट में 2 इंटू 2 4 ई स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर लो, 2 से बाहर कितना आएगा, सॉरी 4 से बाहर कितना आएगा 2, और ई स्क्वायर से बाहर कितना आएगा ई, और कॉस स्क्वायर थीटा से बाहर कितना आएगा कॉस थीटा। बोलो किसी को कोई डाउट। वैल्यूज रखें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू पता है अपने को, अभी आया था। ई की वैल्यू देखो, ये लिखा था ई की वैल्यू क्या है, बराबर है ई की वैल्यू ये रखो चाहे ये रखो, मैं रख देता हूं कोई भी एक वैल्यू। तो मैंने ई की जगह रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस किसी भी ट्रायंगल, चाहे इस ट्रायंगल से निकाल लो चाहे इस ट्रायंगल से ले लो। अगर कॉस थीटा निकालूंगा तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा एल, और हाइपोटेनस क्या होगा दिस वन। तो मैंने लिख दिया बेस हो गया हमारा एल और हाइपोटेनस हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का अंडर रूट। अंडर रूट मतलब 1/2 लिख लें, यहाँ साइड में मेंशन जरूर कर देना, वेयर कॉस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2, बराबर है। अब देखो यहाँ पर ये वाली पावर, ये बेस और ये बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, इसकी पावर 1 होगी ना, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट ले लिखे, ये आ गया हमारा रिजल्ट ई आर इक्वल टू 2। एक काम करो ना, Q इंटू 2L को हम P लिखते हैं, Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं P, मतलब इसको K को K लिखा, बाकी जो बचा उसे P लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसको लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना, ये पावर 1 और ये पावर हाफ, तो 1 एंड हाफ कितना हो गया 3/2, एंड दैट इज द रिजल्ट। ये हमारा आ गया रिजल्ट किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें एक कंडीशन वही पहले वाली, अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेंथ से, डायपोल की लेंथ से, तब क्या होता, तो वही कंडीशन लगा लो, अगर इफ आर इज ग्रेटर देन एल, अगर ऐसा है तो एल स्क्वायर हमारा क्या होता, 0 कर देते, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो आता के पी अपॉन, ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल और ये रिजल्ट आ जाता ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन में आर की पावर 3। इसके पहले जो आया था एक्सिस में वो कितना आया था, डबल आया था, लिखा था के 2p/r³, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन इक्वल टू के इंटू 2p/r³, यही था ना फॉर्मूला। तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये रिलेशन दोनों का ध्यान रखना, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, कितना ज्यादा रहता है, डबल रहता है, किसका, इक्वेटोरियल का। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। सीधी नींद आ रही, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला। क्या यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। समझ आया, ठीक है। इसके आगे क्या टॉपिक है देखते हैं।